नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल हमने स्टेटमेंट और अजम्पशन की पहली क्लास पढ़ी थी। सारी थ्योरी हमने कवर कर ली थी लगभग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए समरी, पहले जो कल पढ़ा था उसकी समरी कर लेते हैं। Assumption is unsaid part of statement, but still implicit from the given statement। यही हमने कल की बात समझी थी। कल डेफिनेशन में हमने क्लियरली समझा था कि assumption क्या होता है, ठीक? तो assumption जो है वो अनसेड पार्ट है, जो कहा ना जाए, ठीक है? इसीलिए वो implicit रहता है, सही है? वो आपको समझना है, ऐसा पार्ट स्टेटमेंट का जो implicit रहता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा यह है कि द assumption in case of notice, appeal and advertisement it will have some impact। तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होता है, ठीक? तो ये हो गया दूसरा। अगर वो नोटिस की बात करेंगे, अपील की बात करेंगे या एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है? अब इसमें जो हमने नोटिस, अपील और एडवर्टाइजमेंट अलग से करा था उसमें हमने क्या देखा था? देखो पहला अजम्पशन ये है कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। दूसरा अजम्पशन ये इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हाट इज मेंशन्ड देयर इन इज लुक्ड फॉर बाय द पीपल, ठीक है? जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, जो एक्स्ट्रा बात मेंशन करी है, ठीक है? जैसे कल एडवर्टाइजमेंट में बात एक्स्ट्रा मेंशन करी थी कि एक सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, जैसे ज्वाइन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट इफ यू वांट टू एक्सेल इन बैंक एग्जाम्स, ठीक है? इतने से काम हो गया। अब मैंने इसके आगे एक और लाइन लिख दी, वी विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। तो मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा। जो ये एक्स्ट्रा लिखा, ये एक्स्ट्रा क्या है? मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को ये अच्छा लगेगा, सही है? लोग इसको देखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएंगे, ठीक? तो ये समझिए, जैसे घड़ी का ऐड है हमारा या फिर टाइड का ऐड है, सही है? या फिर बेसिकली सर्फ एक्सेल का वो ऐड है। जो जो वो एक्स्ट्रा लाते हैं उनको वो क्लियरली लग रहा होता है कि यार ये जो है एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट है, जनता ये देखेगी, ठीक? ये हो गया। अब देखो इन केस ऑफ अपील इट इज ड्यूटी ऑफ दोज हु इशूड इट। यस, अपील जब भी होगी तो ड्यूटी होगी किन लोग की? जो अपील करेंगे, ठीक है? यही बात अपील यहाँ गलत लिखा है, एक्चुअली ये नोटिस है, सही है? तो नोटिस के केस में क्या होता है कि वो ड्यूटी होती है उनकी जो इशू करते हैं। और अपील के केस में भी जनरली यही होता है कि अपील मतलब उनको ये लगता है अपील भी ठीक है इसमें, लेकिन इसमें नोटिस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि नोटिस और अपील उन्हीं की तरफ से आती है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है? ये हो गया। अगला, इन केस ऑफ अपील व्हाट इज मेंशन्ड देयरइन इज डिजायरेबल पब्लिक हार्मफुल। मतलब अगर कोई पॉजिटिव बात कही गई होगी, जैसे कि ये कहा होगा कि मेहनत करो और तो आपका सिलेक्शन होगा, एक बेसिक बात कही होगी, तो वो डिजायरेबल है, वो करोगे तो आपका बेनिफिट होगा। हार्मफुल कब होगा? जब आपको कोई निगेटिव बात बोली जा रही होगी कि आप क्या करो कि आप ऐसा कुछ मत करो जिससे आपका नुकसान हो जाए, जैसे डू नॉट स्मोक। जैसे अब ये एक अपील हो गई कि डू नॉट स्मोक, तो स्मोकिंग करने से क्या होगा? आपका हार्म होगा। तो जब भी निगेटिव अपील करी जाती है तो वो हार्म को रोकने के लिए की जाती है। अब आते हैं ई, व्हाट इज मेंशन्ड इन द नोटिस ऑब्लिक अपील वुड बी फॉलोड। जो भी मेंशन करा जाएगा नोटिस और अपील में वो फॉलो किया जाएगा, ऐसा कम से कम वो तो मानेगा जो अपील करेगा, ठीक है? ये हो गया। F, in case of official notice what is mentioned therein is beneficial for the organization। हमने कल क्लियरली देखा था नोटिस की बात जो है वो क्लियरली बेनिफिशियल होगी किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक? अच्छा, कल हमने कुछ कीवर्ड के बारे में भी बात करी थी। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो डेफिनेटिव होते हैं, सही है? और कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो डेफिनेटिव नहीं होते हैं। जैसे जो कीवर्ड डेफिनेटिव है वो ओनली है, तो अगर ओनली आ जाए, तो अगर स्टेटमेंट में ओनली है तो ऑब्वियस सी बात है अजम्पशन में भी ओनली आएगा, ठीक है? उसी लेंथ और ब्रेथ से अजम्पशन भी रहेगा जैसा आपका कीवर्ड स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा। ये हो गई पहली बात। अब अगला फिफ्थ, द हाइपोथेटिकल अनएस्टेब्लिश्ड सब्जेक्ट आइडिया दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द स्टेटमेंट इज एज्यूम्ड to exist if the absence of the subject is being talked about it is assumed that it do not exist। yes, बिल्कुल कल हमने एक एग्जांपल देखा था जैसे हेवन वाला, सही है? तो उसमें लिखा था कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अब जब मैरिजेस आर मेड इन हेवन वाली बात होगी तो उसमें सबसे पहला प्राइम जो हमारा कंसर्न होगा वो यही होगा कि मैरिज के लिए, मतलब ऑथर बोल रहा है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो वो क्या मान के चल रहा है? वो ये मान के चल रहा है कि मैरिजेस जो है वो हमारी हेवन में होती है। तो इसके लिए पहले हेवन एग्जिस्ट तो करे तब तो वहां मैरिज होगी।
तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई ऐसा अजम्पशन करते हैं और उसमें कोई हाइपोथेटिकल बात होती है स्टेटमेंट में, तो अपने को वो बात अजम्पशन में भी लानी। ठीक हो गया। अब अगला देखो सिक्स्थ, इन केस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट द अजम्पशन इज दैट द कॉज वुड लीड टू इफेक्ट। अच्छा, वो कल हमने पढ़ा था कॉज और इफेक्ट वाला, तो 3 केस उसमें पढ़े, कॉज इफेक्ट को लीड करेगा पहला वाला, दूसरा हमने पढ़ा नो कॉज नो इफेक्ट, सही है, और तीसरा वाला हमने पढ़ा कि कॉज है पर इफेक्ट नहीं हुआ, सही है, कॉज इज देयर बट देयर इज नो इफेक्ट। और इस केस में हम क्या यूज करते हैं, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इस केस में हम यूज करते हैं डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन चीजों का हम यूज करते हैं, सही है, इन स्पाइट ऑफ इनका हम यूज करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था, सही है, तो कॉज और इफेक्ट का भी हमने कल केस पढ़ा। अच्छा, कल हमने 7th पॉइंट क्या पढ़ा था, इन केस ऑफ सजेशन द assumptions आर इन a situation exist which needs suggestion, the situation needs to be corrected, yes that is the thing। तो जब भी कोई सजेशन देगा आपको, तो सजेशन और एडवाइस दोनों एक ही बात है, तो हम ऐसा मानेंगे कुछ अजम्पशन उसमें होंगे। पहला अजम्पशन ये होगा कि ऐसी सिचुएशन होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हैव अ कप ऑफ टी इफ यू आर फीलिंग एन हेडेक। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि आपको हेडेक है, तभी तो मैंने ये सलाह दी है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको हेडेक हो भी सकता है, ठीक है, तो मैंने आपको ये सलाह दी है, तो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी मेरे हिसाब से, तभी मैं आपको सलाह दूंगा। और जब भी मैं कोई सलाह दूंगा तो उससे क्या होगा, सिचुएशन में करेक्शन आएगा, ये दूसरी बात, ठीक है। अगला देखते हैं 8th, द सजेशन वुड इंप्रूव और सॉल्व द इशू, यस दैट इज द थिंग। और 9th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा अजम्पशन के केस में आपको क्या सोचना है कि द अजम्पशन मस्ट और शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्पीकर, सही है, ऑथर, यहाँ पे ऑथर भी आप लिख सकते हो, तो आपके हिसाब से नहीं है, वो किसके हिसाब से होना चाहिए, वो स्पीकर के हिसाब से। 10 क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर देख सकते हो, ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं। पहला, an unemployment allowance should be given to all those unemployed youth in India who are above 21 years of age। तो एक यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, सजेशन दिया, सही है, ये सजेशन वाला क्वेश्चन है बेसिकली। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सबको देना चाहिए जो भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक। अब देखो अजम्पशन देखो, द गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड इनफ फंड्स थ्रू टैक्सेस टू प्रोवाइड द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द यूथ ऑफ इंडिया। अब ये पहली बात क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड इनफ फंड टू थ्रू टैक्सेस टू प्रोवाइड एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द यूथ ऑफ इंडिया। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट, सही है। अब देखो ये जो सेकंड वाला है, ये क्या बता रहा है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अभी हम पढ़ के आए कि सजेशन कब होगा, यही देखो ये वाला पॉइंट, सजेशन कब होगा, द सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी तभी तो उसने सजेशन दिया है। यहाँ देखो, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट, तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट, तो ये तो ठीक हो गया सीधे सीधे। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, द गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड इनफ फंड थ्रू द टैक्सेस। ये जो थ्रू टैक्सेस है ये एक इशू है, क्योंकि उसने तो ऐसा कहा ही नहीं, कहीं कहीं से ये पता नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ से लाएगी। स्टेटमेंट से तो ये भी नहीं पता लग रहा है कि क्या ये अलाउंस केवल गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल की, स्टेट, या फिर ये ऐसा होगा ये अलाउंस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर देगा, क्या होगा, कुछ नहीं बताया उसमें। तो ये पहला वाला अजम्पशन गलत है, पर दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या है, ओनली 2। अगर आपने भी ये ठीक किया तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंडिया नेग्लेक्ट ऑफ इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन अ मेलाइज डिमांडिंग रेडिकल ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इसमें ऑथर ये कहना चाह रहा है कि देखो ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो हो ही रहा है, लेकिन भारत ने क्या करा है, जो अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इशू है, और उसे सही करने के लिए हमें एक रेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तो अजम्पशन पहला वाला, रेडिकल ट्रीटमेंट वुड रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड इंडियाज नेग्लेक्ट ऑफ इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला वाला ये है। दूसरा वाला क्या है, अच्छा, वुड रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन। अब जरा ध्यान से देखना है, सही है, पहला वाला क्वाइट इंडिपेंडेंट, यहाँ देख रहे हो इंडिपेंडेंट है ग्लोबल मेल्टडाउन। अब ये क्या है, रेडिकल ट्रीटमेंट वुड रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन। जब वो इंडिपेंडेंट है, सही है, मतलब ग्लोबल क्वाइट इंडिपेंडेंट, कोई रिलेशन ही नहीं है ग्लोबल मेल्टडाउन का
और किसका, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो ये पहला वाला कैसे सही हो सकता है, तो गलत ही। अब दूसरा देखो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। अब इशू क्या है यहाँ पे एक इशू है, वो इशू ये है कि हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात हो। यहाँ आप देखो, इंडिया नेग्लेक्ट ऑफ इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन मेलाइज डिमांडिंग रेडिकल ट्रीटमेंट। इसने कहीं ग्रोथ की बात ही नहीं करी, और ग्रोथ भी हाई, ये बड़ा इशू है। तो ये दोनों ही गलत है, सही, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, थर्ड वाला, सही। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी वाइडन्ड टू इंक्लूड दोज इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड होम ट्यूशन। अभी थोड़ा सा टफ है सवाल, तो इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा समय लें। अब पहली चीज आप ये देखो, ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी वाइडन्ड, यानी ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसकी डेफिनेशन क्या करो, वाइडन कर दो, टू इंक्लूड दोज इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड होम ट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन होम ट्यूशन देते हैं ना, उनको भी इसमें ऐड करो, ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है। अब अजम्पशन देखो आप, पहला पहला अजम्पशन क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड होम ट्यूशन आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बोल रहा है, इसमें इसका अजम्पशन दो हो सकते हैं, दो अजम्पशन। पहला अजम्पशन इसका क्या हो सकता है, ये ऐसा मान के चल रहा होगा जो होम ट्यूशन है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है भाई, तभी वो सजेशन दे रहा है कि आप क्या करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन को वाइडन कर दो, ताकि होम ट्यूशन को भी उसमें इंक्लूड किया जा सके। तो पहला इसका अजम्पशन क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होम ट्यूशन नहीं है, एचटी नहीं है। अच्छा, एक और इसका अजम्पशन हो सकता है, वो आगे देखेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड होम ट्यूशन आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट इज करेक्ट, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग द सजेशन। तो ये क्या है, बेसिकली ये सजेशन है, और सजेशन कब दिया जाता है, जब प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगला देखो, इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड होम ट्यूशन आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आप में से बहुत सारे लोग इसको गलत करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सारे क्या हो, ये मानता हो, क्या मानता हो, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये इसका अजम्पशन है, किसका, इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड होम ट्यूशंस आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भाई इसका अजम्पशन तो ये है ही, तभी तो ये सजेस्ट कर रहा है, सही, तभी ये सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या करो, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ही, पर प्रॉब्लम क्या है, उसका सजेशन क्या है कि अभी तक वो रिकॉग्नाइज नहीं है, सही है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो आप क्या करो, उनको रिकॉग्नाइज्ड कर लो। अब यहाँ पर दो टाइप के अजम्पशन, सही है, इसके सजेशन को देख के पता लग रहा है। एक अजम्पशन तो ये हो सकता है कि भाई जो होम ट्यूशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, तो ऐसा अभी तक माना जा रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसा माना जा रहा है इस देश में। तो वो क्या कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप क्या करो, होम ट्यूशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐड कर दो। दूसरा वो ऐसा भी सोच सकता है, कैसा, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो है होम ट्यूशन, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं, तो आप उनको रिकॉग्निशन दो उस डेफिनेशन में, उनको इंक्लूड करके। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये सोचना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। क्या हो सकता है, ये नीचे वाला भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और जब भी दोनों हो सकते हैं तो आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू। ये ध्यान रखना भाई, सबसे टफ अगर कोई होता है ना, तो वो आइदर वाले होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, आइदर वन और टू। या तो वो ऐसा सोच रहा होगा कि होम ट्यूशन को बाकी लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही नहीं मानते, या वो ऐसा सोच रहा होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो है ये, सही है, इन्हें मानते भी है लोग, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, आइदर। और जब भी आइदर का क्वेश्चन आएगा, इट विल बी टफ, इट विल, मतलब रेयरली होगा कि आइदर का आसान हो जाए। तो आइदर में ध्यान रखना, ठीक है। और आइदर में एक और चीज ध्यान रखनी, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, सही है, हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये हमने काटा क्यों है, ये हमने काटा इसलिए क्योंकि ये हाफ ट्रू है, और हाफ ट्रू जैसा कुछ नहीं होता, या तो कुछ ट्रू होता है, हाफ ट्रू को हम क्या कहते हैं, फॉल्स। तो यहाँ जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, सपोज, पाकिस्तान का तो मैच हो गया, चलो छोड़ो, ठीक है, मान लो सपोज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, फाइनल में पहुंच गए, सही है। तो अब ध्यान से देखना, तो या तो क्या होगा, इंडिया विल विन, सही है, या इंडिया विल लूज, या ड्रॉ। भाई अब आप बताओ, ये मैच कब है, अभी होने वाला है, सही है, हुआ तो है नहीं। मान लो 2025 में अभी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है सपोज, तो अपने को कुछ पता नहीं है कि क्या वो कब मैच है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत, इनमें से कोई ट्रू नहीं होगा अभी फिलहाल।
तो आंसर हमारा क्या होगा, आइदर 1, 2 और 3। ठीक है, आप आइदर को समझने की कोशिश करो। एक बार आप आइदर समझ गए ना, तो यही आइदर आपका इनइक्वालिटीज में भी लगेगा, यही आइदर आपका सिलॉग में भी लगेगा, और यही आइदर आपका क्रिटिकल रीजनिंग में भी लगेगा। आइदर को समझना है। आइदर का मतलब क्या है, सारी बातें फॉल्स हैं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं, सारी बातें फॉल्स हैं और इनके बाहर कुछ नहीं, सही, इनके बाहर कुछ नहीं, तो तब आइदर आएगा। तो यहाँ पर भी आइदर है, तो आइदर के केस इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके बाहर कुछ नहीं। अभी तो मैंने यहाँ ड्रॉ लिख दिया, सही है, मान लो मैं ड्रॉ नहीं लिखता तो आप में से कई लोग इसको नाइदर लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं ड्रॉ नहीं लिखता, अब पता है क्या आंसर है, अब है नाइदर आंसर। क्यों, क्यों है नाइदर, क्योंकि नाइदर इसलिए है क्योंकि अभी इसके बाहर भी कुछ हो सकता है। आइदर हम कब कहते हैं, आइदर 1 और 2 हम तब कहते हैं जब उसके बाहर कोई ऑप्शन नहीं, सही। तो ये ध्यान रखना, आइदर में दो कंडीशन होती है, none of the given option is true and there is no possibility which exists outside the given options। तो ये ध्यान रखना, ये सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, आगे में और आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँ। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एंगर इज द एनर्जी इन मोर प्रोएक्टिव वे एंड हाउ टू चैनलाइज इट इज इन इटसेल्फ अ स्किल। ठीक है भाई, तो ये ऐसा बोल रहा है एंगर एक एनर्जी है और इन अ मोर प्रोएक्टिव वे, और हाउ टू चैनलाइज इट इज इटसेल्फ अ स्किल। लग रहा है एक लाइन का क्वेश्चन है, सही है, पर अधिकतर आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो, सही है। ये जहां से क्वेश्चन मैंने उठाया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां केवल 30% लोग का ये करेक्ट है, जबकि एक लाइन का ये क्वेश्चन है। एंगर नीड टू बी चैनलाइज्ड, एंगर को चैनल्ड करना है, पहली बात। दूसरा क्या, ओनली स्किलफुल, दो आएगा, स्किलफुल पीपल कैन चैनलाइज एनर्जी, एंगर टू एनर्जी। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, चैनलाइज करना स्किल है, तो स्किलफुल पीपल ही कर पाएंगे, सही है। अब यहां पर ये वर्ड थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, केवल स्किलफुल। अब खुद सोचो, जिसके पास स्किल होगी, सही है, क्योंकि इसको चैनलाइज करना क्या है, स्किल है, और जिसके पास स्किल होगी उसे स्किलफुल ही तो कहेंगे, और अगर इसे चैनलाइज करना स्किल है तो हर कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये सेकंड वाला सही है। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि इसमें भाई इन्होंने ओनली वाले क्यों सही कर दिया, उधर तो दिया ही नहीं ओनली, क्योंकि स्किल जिसके अंदर होती है वो क्या होता है, वो हमेशा स्किलफुल पर्सन होता है। एंगर नीड टू बी चैनलाइज्ड। अब मेरे को वो एक बात बताओ आप, ये कहाँ कह रहा है कि एंगर को वो चैनलाइज करना ही करना है, ये ऐसा तो नहीं बोल रहा। ये क्या बोल रहा है, एंगर इज एनर्जी इन मोर प्रोडक्टिव वे, हाउ टू चैनलाइज इट इज इटसेल्फ अ स्किल। ये कहाँ कह रहा है कि इसकी कोई जरूरत है, ठीक, ये बताओ, ये नीड की वजह से गलत, तो ये वाला गलत है। अब आप में से कई लोगों ने या तो इसको गलत कर दिया होगा ओनली के चक्कर में, या इसको गलत कर, सवाल में इशू आता है, इसीलिए इसका जो करेक्टर इशू है 30% लोगों ने इसको करेक्ट किया जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वहां से, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू, इस सवाल का सही आंसर क्या, ओनली टू। फिफ्थ वाला, इफ इट डज नॉट रेन थ्रू आउट द सीजन मोस्ट फार्मर वुड बी इन ट्रबल दिस ईयर। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, वन लाइन का है। मोस्ट फार्मर आर जनरली डिपेंडेंट ऑन रेन, यस, डिपेंडेंट ही है ना, तभी तो जब वो नहीं हो रहा है तो फार्मर ट्रबल में आ जा रहे हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यही तो उसका मतलब होता है कि जब कोई चीज नहीं, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं और वो चीज ही मुझे ना मिले या वो मुझे धोखा दे दे, तो क्या होगा, तो मैं ट्रबल में आ जाऊं। तो ये इशू है, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, ये डिपेंडेंसी शो करता है। टाइमली रेनफॉल इज इसेंशियल फॉर फार्मिंग, यस दैट इज, तभी तो जब रेन नहीं हो रही है तो वो ट्रबल में आ जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल रीजनिंग में कई बार ऐसा होगा कि आप सहमत नहीं होगी, आपको लगेगा यार नहीं यार मेरे को तो ये ठीक नहीं लग रहा, इसमें इसेंशियल लिख दिया इसने, सही है। कई बार आपको ऐसा लगेगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको सही नहीं लग रहा होगा, मेरे को ओनली क्यों लिख दिया इसने, ये गलत है, वो होना चाहिए, कई बार ऐसा लगता है अपने को। पर होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है ना, मैंने कल भी बताया था, क्रिटिकल रीजनिंग इज फार मोर टफर देन लॉजिकल रीजनिंग। क्यों, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग का एक करेक्ट आंसर है, लॉजिकल रीजनिंग इज लाइक मैथ्स, सही है। जब मैंने बोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है तो होता है, सही है, अब इसमें कोई सुनवाई नहीं है। पर क्रिटिकल रीजनिंग कैसा है, क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा है कि वो बिल्कुल कैसा है, सेंटेंस का है। जैसे हम किसी से डिबेट करते हैं ना, तो सामने वाला जरूरी थोड़ी है उसको हमारे पॉइंट लॉजिकल भी लग रहे हो, आप कभी रेयरली ही आप किसी को लॉजिक से कन्विंस कर सकते,
सामने वाला मानेगा ही नहीं। भाई आप किसी को लॉजिक से तभी तो कन्विंस कर सकते हो जब सामने वाला पर्सन भी लॉजिकल। तो ये ध्यान रखना कि ये बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें क्रिटिकल रीजनिंग में कि हमको लग रहा होता है कुछ और हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसका मेन जो मैंने रूल निकाला है, तो ये मैं भी यही रूल फॉलो करता हूँ और ये बिल्कुल आसान है। एक बार जो जहां जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसने जो आंसर बता दिया, जैसे मान लो आपने किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, सही है, या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन मैं कहीं से लाया हूँ, सही है, अपने मन से तो बना के नहीं लाया हूँ, सही है, तो कहीं किसी से लाया हूँ, उधर ये आंसर। तो उस आंसर को देखकर मैंने एनालाइज करा, कुछ में कभी-कभी 1-2 आंसर गलत हो सकते हैं, बिल्कुल सही। तो पहले तो आप अपने स्टैंडर्ड सोर्स रखें, एसएस, सही है, स्टैंडर्ड सोर्स। अब जैसे मैं कई जगहों से पढ़ता हूँ, सही है, तो जैसे क्रिटिकल रीजनिंग कई बुकों से मैंने देखा, चाहे वो जीमेट से लेकर कैट तक, बैंक तक, मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये क्या है कि या तो क्या हो आपका सोर्स बहुत स्टैंडर्ड हो, तो फिर आप उसमें अंधा बिलीव करो, बिकॉज 100 में से 99 क्वेश्चन तो ठीक ही होंगे, सही है, हो सकता है एक गलत हो जाए, एक इतना चल जाए, इतना चल जाए, सही है, तो 99 ठीक होंगे। यहाँ आपको अपना बिलीव नहीं वो डगमगाना है, तो इसेंशियल बोल दिया गलत है तो गलत है। हाँ, बिकॉज ये वर्ड्स है, ये क्या होता है, ये कोई लॉजिकल नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है तो होता है, ये क्रिटिकल रीजनिंग है। ह्यूमन ये क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कम्युनिकेशन सीखते हैं। इंग्लिश आप अच्छा बोलने वो बोल सकते हो, हिंदी आप में आप बहुत प्रवीण हो सकते हो, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया। दोनों में डिफरेंस है। कम्युनिकेशन सीखना एक स्किल है, सही है, हाँ, वो सबके बस की बात नहीं है, तो ये आपको समझना है। कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, इंग्लिश इज डिफरेंट। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज है जिसे सीखा नहीं जा सकता, जिसे रटा नहीं जा सकता, इसे समय देकर धीरे 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 ये आपके अंदर इनकलकेट होती है, सही है। तो क्रिटिकल रीजनिंग वैसा ही है, जैसे ये कैसा, अब आप आरसी पढ़ते हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ऐसा थोड़ी कि आपको ऐसे समझ में नहीं आता। भाई इंग्लिश में लिखा है तो समझ में तो आता ही है, पर फिर भी आपका सेंट्रल आइडिया गलत हो जाता है, क्यों? बिकॉज रीडिंग हैबिट नहीं, आप ऑथर को समझ नहीं पाए, बस वही। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो समझ में आता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। The government may reduce the export duty on basmati rice given competition from Pakistan in international market. The government may reduce, may पे ध्यान दें, may, सही है, may बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो कर सकती है। अच्छा, reduce the export duty on basmati rice गिवन कंपटीशन फ्रॉम पाकिस्तान इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी एक्सपोर्ट ड्यूटी बासमती राइस में, और कंपटीशन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब ध्यान से समझो, अब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यही पता नहीं है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या करती है, तो ये क्वेश्चन फंस गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो सीधा पेपर से उठा के वहां डाल देते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी तो एक्सपोर्ट प्राइस घटी है, सही है, हाँ, ये ध्यान रखना। अब सोचो, जब भी हमारे इंडियन बासमती राइस का प्राइस घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पाकिस्तान के बासमती राइस से compete करने में आसान रहेगा उसके लिए, सही, ये हो गया। अब यहाँ देखो अजम्पशन, तो बिना अजम्पशन पढ़े ही मैंने ये पहले समझ लिया। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटी लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यस दैट इज द थिंग। अब मन में कैसा आएगा, भाई प्राइस घट गया तो जरूरी थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, पर आप खुद सोचो, जिस चीज का प्राइस कम होता है, सही है, मान लो आईफोन है, जैसे सपोज अब आईफोन महंगा है, सही है, अब मान लो आईफोन में क्या हो गया, ऑफर आता है कब, सीजन्स में, बोले 10,000 की छूट है, 1 लाख का आईफोन है तो बोला कि 10,000 की छूट है, तो ये ज्यादा बिकेगा नहीं बिकेगा वो इस टाइम पर, हाँ, ये ध्यान रखना। अब मन में ऐसा आएगा कि प्राइस घटने से जरूरी थोड़ी कि उसकी सेल बढ़ जाए, नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये तो प्रिंसिपल है इकोनॉमी का, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है, बेसिक सी चीज है। चलो, पाकिस्तान इज द एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, सही है, पाकिस्तान एक्सपोर्टर है तभी तो उसके साथ कंपटीशन है, तो क्या है, दोनों आंसर सही है। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। पीपल ऑफ ऑल द एज हैव फाउंड अस गुड पीपल टू ग्रो विद। अब ये टफ है, ये इजी नहीं, ये टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसको करेक्ट कितने लोगों ने किया, ओनली 23rd, सही, हाँ, जहां टफ होगा मैं पहले ही बताऊंगा, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो 2-3 बार पढ़ के वो करें, धीरे धीरे फिर अभी आगे हम जब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं फिर ये हैंड होल्डिंग आपकी नहीं करूंगा, धीरे धीरे आपको छोड़ते रहूंगा। पीपल ऑफ ऑल एज हैव फाउंड अस गुड पीपल टू ग्रो विद, ठीक, बहुत सिंपल है भाई, सारे उम्र के लोग ने हमको पाया कि हम अच्छे लोग हैं जिनके साथ ग्रो करना, मतलब ग्रो करना चाहिए, सही है। अब ध्यान से देंगे, पीपल वांट टू ग्रो, यस दैट इज द थिंग, सही है, पीपल ग्रो करना चाहते हैं, इस सेंटेंस का ये अजम्पशन है ही। अगला, वी आर दी गुड पीपल, अब अगर मैं बोलूं ये गलत है, सही, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये तो लिखा है ना इधर गुड पीपल, नहीं, ध्यान से देखो, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं,
पीपल ऑफ ऑल एजेस हैव फाउंड अस गुड पीपल टू ग्रो विथ। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम है नहीं। मतलब ऑथर ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये ऑथर का अजम्पशन थोड़ी है कि मैं अच्छा हूं, ये ऑथर का अजम्पशन नहीं है, ये लोगों का अजम्पशन। ऑथर का अजम्पशन क्या है? लोग ग्रो करना चाहते हैं, ये उसका अजम्पशन है, और लोग हमें अच्छा मानते हैं, ये लोगों का अजम्पशन। तो ये इसीलिए टफ है क्योंकि कई लोग इसको सही कर देते। तो सही आंसर क्या है? ओनली वन। अच्छा, ये पेपर में आया हुआ, ये PYQ है, सही है, ये भी मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन बड़े। स्टेटमेंट द केस ऑफ डेंगू, अभी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसे फटाफट पढ़ना है और एक ही बार पढ़ना है, दूसरी बार नहीं पढ़ना। तो वीडियो पॉज करो और एक बार पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। द केस ऑफ डेंगू आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और ये जब मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो ये देखो ये क्या क्या पढ़ रहे हैं। द केस ऑफ डेंगू आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सही है भाई, डेंगू इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब यही मैं एग्जाम में पढ़ता ना तो मैं कैसे पढ़ता, इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाता हूँ। केसेस डेंगू इंक्रीज सिटी डे बाय डे, वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड ह्यूमन, सही है, थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, फीवर, मसल पेन, नोजिया, रेस्टलेसनेस, पेन बिहाइंड, अच्छा पेन किसमें? आईज में, ठीक है, सिम्टम है डेंगू के। पीपल एडवाइज टू ड्रिंक फ्लूट, अच्छा लोगों को एडवाइस है कि वो क्या करें? फ्लूट्स मतलब जूस लें, पानी लें, पैरासीटामोल लें, और क्या करें? ब्लड टेस्ट करवाएं ऑन डॉक्टर एडवाइस, खुद ना कर लें, डॉक्टर की एडवाइस लें। विद द हेल्प ऑफ हेल्थ केयर, फालतू चीजें पढ़नी ही नहीं है, ये विद द ये सब की कोई वैल्यू नहीं। हेल्थ केयर सेंटर अवर गवर्नमेंट डेंगू अवार्ड अवेयरनेस, अच्छा कुछ इसकी बात हो रही है, और टेस्टिंग कैंपेन सरकार करवा रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो इशूड सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट डेंगू, पीपल आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली अगर कोई सिम्टम मिला। अब देखो एक बार आपने पढ़ लिया ना भाई, ऊपर वाला देखो ही मत, अब सीधा अजम्पशन देखो। तो यही प्रैक्टिस करनी है, बार 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 ये प्रैक्टिस करनी है। तो देखो ड्रिंकिंग वाटर इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। मेन मेन में गड़बड़ है भाई, मेन तो उसने बोला ही नहीं, उसने 3 सजेशन दिए थे, बोला फ्लूइड लो, बोला पैरासीटामोल लो, और ब्लड टेस्ट करवाओ, बस। अब मुझे क्लियरली पता है वो कहाँ लिखा है, मुझे दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। अगला देखो ये गलत है, मेन की वजह से गलत है, क्योंकि मेन नहीं है। हेल्थ केयर सेंटर्स आर चार्जिंग फीस फॉर कंडक्टिंग, हेल्थ केयर सेंटर की तो बात ही मतलब फीस की तो बात ही नहीं हुई है पूरे पैसेज में, कहीं हमने फीस पढ़ाई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला, द गवर्नमेंट इज पेइंग अटेंशन टू बोथ प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग, यस दैट इज द थिंग। प्रिवेंटिंग के लिए उन्होंने क्या करा है? पूरी गाइडलाइंस दी है, सही है। प्रिवेंटिंग के लिए उन्होंने पूरा डेंगू अवार्ड वो अवेयरनेस चला रहे हैं, ठीक है। और ट्रीटिंग डेंगू वो कर ही रहे हैं भाई, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और भी मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक है। हाँ थर्ड ही बिल्कुल सही, ये वाला क्वेश्चन PYQ। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, सही। इन 2020 कंपनी डी मेड, अच्छा एक और चीज हमने सीखी, क्या सीखी? जितना बड़ा ये क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा, सही है। ये तो वैसे भी दिखता है प्रैक्टिकली भी, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना उसके बारे में जानना बहुत आसान है, जो व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत टफ हो सकते हैं एग्जाम में। जब भी सिंगल लाइनर आए और उसमें डाउट लगे, छोड़ दो, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी। सिंगल लाइनर वुड बी वेरी वेरी टफ, ये ध्यान रखना। जिसमें ज्यादा बातें करी हैं वो आसान लगता है हमको, बिल्कुल उल्टा है। हमको क्या लगता है? जो एक लाइनर होगा वो आसान होगा, ये टफ होगा, नहीं, ये आसान होता है वो टफ होता है, ये ध्यान रखना मुझे। क्योंकि एक ही लाइन में आपको सब निकालना है। सोच रहा हो सामने वाले ने आपसे एक ही लाइन बोली और आपको सारा अजम्पशन समझना है, सारा कंक्लूजन समझना है, लेकिन जहां ज्यादा बोलेगा वहां समझना आसान। आगे बढ़ते हैं। 2020, सही है, ये सब स्किल्स सीखो आप, यही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये स्किल सीखो कि करना कैसे, सही। हाँ, इन 2020 कंपनी डी मेड 15% प्रॉफिट ऑन कंपनी सी। तो 2020 में कंपनी डी ने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? 15%। मोर, मोर पे ध्यान दो, ये अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो इसका मतलब आप समझ गए। अगर इसने 100 कमाया तो इसने 115, और अगर इसने 200 कमाया तो इसने 230, बेसिक परसेंटेज है, ठीक। तो इट डिपेंड्स, उससे ज्यादा कमाया 15% या 20%, सही, ये हो गया। इन 2021 द सेल ऑफ, अच्छा 20 में ये हाल था कि ये आगे। इन 2021 द सेल ऑफ कंपनी सी इंक्रीज्ड सो मच दैट दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 65%, ठीक है भाई। तो 2021 में ये हुआ कि कंपनी सी की सेल बढ़ गई, तो सेल बढ़ गई, बहुत बढ़िया, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, सही है, 65। ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं।
एट द सेम टाइम कंपनी डी फेस ह्यूज लॉस, कंपनी डी को क्या हुआ, लॉस हुआ क्योंकि उनकी सेल घट गई, विच मेड अथॉरिटी फायर सम ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉय। ठीक हो गया, ठीक। अब देखो assumption according to the authority the sale may increase by firing old employees। अब खुद सोचो, सेल बढ़ेगी थोड़ी फायर करने से, सेल बढ़ेगी कब, ऑब्वियस सी बात है सेल करने से, और सेल करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉय लगेंगे अगर लॉजिकली भी देखें हम। और यहाँ आप ध्यान से देखो, कंपनी डी की सेल घट गई, ऐसे तो जो कंपनी सी की सेल थी वो पहले कम थी तो उन्होंने थोड़ी फायर करे कुछ, कंपनी डी फायर क्यों कर रही है लोगों को, क्योंकि इस बार हुआ है लॉस, और अगर लॉस होगा तो क्या होगा, तो सैलरी कहां से देंगे, तो मेन इशू सैलरी का है, इसका नहीं, तो ये पहला गलत है। दूसरा, कंपनी सी विल हायर दोज एम्प्लॉय, ना ये भी गलत है, क्यों हायर करेगी, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो आंसर क्या है। अब देखो, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, सही है, तो अब इसको एक ही बारी में पढ़ने की कोशिश करनी। मेन आर नाउ बीइंग एडवाइज्ड टू स्लो डाउन एमिड ग्रोइंग कंसर्न दैट हाई प्रेशर लिविंग। देखो अब क्या क्या इसमें पढ़ना है, देखो अब ये बड़ा है तो मैं फिर से आपको वही स्किल सिखा रहा हूँ, आप ये बीच में पढ़ो ही मत। मैन इंपॉर्टेंट है, एडवाइस इंपॉर्टेंट है, टू स्लो डाउन, अब यहां ध्यान देना, स्लो डाउन एमिड ग्रोइंग कंसर्न दैट हाई प्रेशर लिविंग, यानी बात किसकी कर रहा है, हाई प्रेशर लिविंग की, और ग्रोइंग कंसर्न यानी कुछ कंसर्न बढ़ रहा है। एक्साइटिंग दो इट माइट सीम, यानी हाई प्रेशर लिविंग अच्छी लगती है पर है क्या, साइलेंट किलर, सही है। एंड इज वन ऑफ द रीजन, वन पे ध्यान देना, तो नीचे अगर ओनली आएगा तो मैं काट दूंगा, इज वन ऑफ द रीजन फॉर लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमंग मैन, सही है। तो मैन क्या करते हैं, वो हाई प्रेशर लिविंग करते हैं अमंग मैन कंपेयर टू वुमेन, उसने लिखा ही है खुद, सही है। आयरॉनिकली हाउएवर just when men being told to take it easy, more and more career driven women are quickly acquiring some of the same killer habits। अच्छा हो क्या रहा, पहले ये मेन के अंदर थी, अब ये धीरे धीरे आ रही है वुमेन के अंदर भी, सही है। हाँ, अब मेन को समझाया जा रहा है कि आप इसको टेक इट इजी करो, मतलब इतना स्ट्रेस मत लो, अब धीरे धीरे सेम किलर इंस्टिंक्ट किसके अंदर आ रहे हैं, वुमेन के अंदर, एंड इन द प्रोसेस लूजिंग द एज दे हैव ओवर मैन लॉन्जिटिविटी स्टेक, सही है। अब यहाँ क्या इशू है, तो ऑथर ये कहना चाह रहा है, देखो मैन हाई प्रेशर वो लिविंग वो कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, साइलेंट किलर है, हालांकि उसको अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग भी लगता है, जैसे आपने जनरली देखा होगा जो बहुत ही हैवी एथलेटिक वाले स्पोर्ट्स में होते हैं ना, वो ज्यादा लंबा नहीं जीते, उसका रीजन है बिकॉज आपने बॉडी को इतना स्ट्रेस दिया है कि वो सर्टेन इतना लंबा नहीं चल सकती कंपैरेटिवली उस आदमी के जिसने इतना स्ट्रेस नहीं दिया, तो यही वो समझा रहा है कि इजी है, सही है। मैन को हमने बोला टेक इट इजी बिकॉज यू, तुम्हारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, अब यही काम वो मैन ने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया कि हम भी यही किलर हैबिट सीखेंगे और हम भी जीवन में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इसमें किक बहुत है, सही है, किक। इन दिस प्रोसेस losing the edge they have over men in longevity state, the conclusion drawn is based on, अब conclusion क्या है कि भैया ये मत करो, नहीं तो तुम्हारी भी longevity जाएगी। conclusion drawn above is based on assumption that the sole culprit behind the life expectancy gender gap between men and women is high pressure living, sole culprit behind the life expectancy जेंडर गैप बिटवीन इज हाई। अब देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, क्या कहा था, सोल आ गया ना, ओनली, और यहाँ क्या लिखा है, वन ऑफ द रीजन, तो ये पहला वाला गलत है। ऑल्दो वुमेन कंटिन्यू, देखो ऐसा कभी नहीं करना होता, अब मैं ये कितना भी समझाऊंगा लोग जनरली मानते नहीं है, क्योंकि सही है करते वही है बच्चे जो उन्हें करना होता है। ये एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा बी सही है ना तो क्यों सही है और बाकी गलत है तो क्यों, जब तक ये नहीं हो रहा तो ये आंसर तुक्का है, इनमें से एक आंसर आपका सही आ गया तो 20% प्रोबेबिलिटी है ना, ये जरूर पता होना चाहिए कि बाकी क्यों गलत है, यही इसका गेम है। ऑल्दो वुमेन कंटिन्यू टू आउटलिव मेन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जेंडर गैप हैज बीन नैरोड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर, सही है। हाँ, अब रिसेंट ईयर में अभी देखो, अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा, अभी भी वुमेन लंबा जीती है, सही है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है। अब यहाँ देखो जरा, इसने यही कहा है, क्या कहा है कि वुमेन आर एक्वायरिंग सम, क्विकली एक्वायरिंग सम ऑफ द स्किल, लूजिंग द एज, एज की बात करिए, एज की, सही है, ओवर मैन, ये नहीं कहा है कि अभी वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप है वो कम हो गया, हाँ ये ध्यान रखना, इसका मतलब वो धीरे धीरे नैरो हो रहा है, तो बी वाला लग रहा है, सही है, बी वाला लग रहा है। आगे बढ़ते हैं,
लॉन्ग बिजनेस आवर्स, एनर्जी सैपिंग बॉन्डिंग सेशंस, नॉन स्टॉप पावर पार्टिंग, हार्ड ड्रिंकिंग, सब क्या है ये बकवास है सब, काटो इसको, कुछ लेना देना नहीं इसका। सही है, ये हो गया। वुमेन आर नॉट एडवाइज्ड ऑफ स्लो डाउन दैट मेन आर बीइंग एडवाइज्ड, ये भी गलत है भाई। वुमेन को क्या नहीं एडवाइस कर रहे हैं ये तो बताया नहीं, ये बताया कि मेन को क्या एडवाइस किया, ये नॉट की वजह से गलत है, हमें नहीं पता वुमेन को क्या। देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ करियर ड्रिवन वुमेन टू टेक ऑन हाई प्रेशर लाइफ। अब आया इशू, इशू ये आया कि आंसर बी है कि ई। सही है, दो दो आंसर, इनमें से कौन सा है? देखो, वुमेन आर क्विकली एक्वायरिंग सम ऑफ द किलर सेम किलर हैबिट्स, और ये किलर हैबिट है क्या? क्या ये हाई प्रेशर लाइफस्टाइल है? पहले देख लो, कंसर्न दैट हाई प्रेशर लिविंग, हाँ बिल्कुल वही है, हाई प्रेशर लिविंग है। सही, तो धीरे धीरे वुमेन इस ट्रेंड को ले रही है। अब जरा ऊपर वाला पढ़ो, ऑल्दो वुमेन कंटिन्यू टू आउटलिव मैन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी जेंडर गैप हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली। कितना नैरो हुआ है? सही है, सिग्निफिकेंटली हुआ है या नहीं हुआ ये हम क्लियरली नहीं बता सकते, क्लियरली नहीं बता सकते कि सिग्निफिकेंटली वो नैरो हुआ है कि अभी भी बहुत दूर है, ये कुछ ही वुमेन के साथ है। हाँ, ये हम नहीं बता सकते अभी, तो यहाँ से ये क्लियर नहीं आ रहा, पर ये जो नीचे वाला है ना ये फार मोर क्लियर। तो सही आंसर ई। सही, अगर आपका ई आया, हाँ कुछ लोग का ई आया, सही। तो यहीं पर ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं आज का। ठीक है, अगली क्लास का जो सेशन होगा वो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन होगा। इसका वीडियो मैं एडिट करके, ठीक है, आपको उधर वीडियो में डाल दूंगा, आपको फ्यूचर में देखना है तो आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।